हिंदी अंबर भाग 1 से जिस पाठ को हम पढ़ रहे थे उसके नाम है वे भूले नहीं जा सकते। इसके लेखक कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी है, जिन्होंने हिमालय की सुंदरता का वर्णन किया है। बर्दले के जीवन का जो एक दूसरा पहलू भी अति उज्जवल है। इससे हम उसके सांस्कृतिक, साहित्यिक और सादे जीवन की एक उत्कृष्ट झलक भी पाते हैं। वे महान राजनीतिक हस्ती के अतिरिक्त उत्कृष्ट सांस्कृतिक विचारधारा के व्यक्ति थे। सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। साहित्य के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया तथा गीता पर महात्मा गांधी जी की विचारधारा जो हिंदी में प्रकाशित थी उसको असमिया भाषा में अनुवाद किया। जब वे वर्धा स्कूल के निकटतम संपर्क में आए तो अपने हाथ के कटे सूत की खादी वस्त्र पहनने लगे। जेल में उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी सीखी। वे गीता का नियमित पाठ करने लगे और धीरे धीरे जड़वादी कोलाहल में वैराग्य लेने लगे। यही समय, यही निवृत्ति अंतकाल में इतनी बढ़ गई कि राजनीतिक कार्यों में भी वे संकोच दिखाने लगे। वो गृह उद्योग, घर में बना वस्तु में राष्ट्रीय विकास मानते थे और उस पर पूरी तरह विश्वास करते थे। उन्होंने असम में बुनियादी शिक्षा और हिंदी प्रचार का नींव रखी। गांधीवादी श्रमिक संघों और संगठनों में भी वे अपनी दिलचस्पी दिखाते थे और कितने ही वर्ष तक उन्होंने अखिल भारतीय मजदूर सेवक संघ की असम शाखा के अध्यक्ष भी रहे। ईमानदारी उनमें एक सबसे बड़ी वस्तु थी। भौतिकतावादिता, पदलिप्सा, अडलोलुपता, पक्षपात आदि आज के दुर्गुण उनके पावन जीवन को कभी भी कलंकित कर ना सके। अतः उन्होंने जो कुछ भी सपन में भी राजनीतिक सत्ता को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखने की कभी भी इच्छा प्रकट नहीं की, ना ही सोचा। इसकी उन्हें आवश्यकता भी ना थी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि वे अपनी आंतरिक आत्मा शक्ति से पूर्णतया अवगत थे। आत्मशक्ति से उन्हें पूर्णतः से अवगत थे। जब उनकी हालत खराब था, अस्वस्थता था, स्वस्थ ठीक नहीं था, तो उन्होंने बहुत बार इस्तीफा देने का भी निर्णय किया था, लेकिन असम की जनता ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं दिया। ये भी तो एक उदाहरण है उच्च कोटि की राजनीतिक विशेषता का कि जनता उन्हें कितने चाहते थे। और अगर अंत में हम कहें, ये भी कह सकते हैं कि महत्ता एक मकड़ी का जाल है, यद्यपि जाल के बारीक तागे अवश्य है। उनका जो गुण था, उन गुणों पर उनके विपक्षी दल के नेता भी मुग्ध हुए रहते थे। इसी तरह उनकी महानता के कई कीर्तिमान है, क्योंकि वे असम के एक महान नेता थे।
उन्हें अपने पद से थोड़ा भी मोह माया नहीं था। जो व्यक्ति खुद बुनता है और उसी में ही लिपटा हुआ रहता है। मकड़ी का जाल शायद आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह वो अपने जाल कितनी बारीकी से सुंदर तरीके से धागों से निर्मित जैसा लगता है, उसी माफिक वे बनाते हैं और कितना सुंदर और शांति प्रदान करने वाला है। नश्वर होते भी स्मरणीय है। इतिहास के विस्तृत पैमाने को देखकर ये कौन कहेगा कि वो कब तक जीवित रहेगा, किंतु जब उस मनुष्य की स्मृति को पीछे मुड़कर देखा जाता है जिसने भारत के एक बड़े भूभाग की भाग्य रेखा को ठीक ठाक किया था, तब उसके सारे कार्य उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से झलक कर आती है। इसी से कहते हैं, बड़ी थी खूबियां मरने वालों में, वे भूले नहीं जा सकते थे। उनमें इतनी खूबियां था, उन खूबियों को असम की जनता कभी भूल नहीं जा सकते। उन्होंने असम के जनता के लिए बहुत काम किया। अपनी को स्वयं की आर्थिक हानि को उठाकर उन्होंने दूसरों की सहायता किया, सभी से प्रेम से मिले, अपने पद का थोड़ा भी घमंड नहीं किया। और जब देश आजाद हुआ था तो मुस्लिम लीग के नेताओं ने कई बार असम को पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिला लेने के लिए एक षड्यंत्र भी रचा था। उस समय बर्दले जी ने अपने अदम्य साहस का भी एक परिचय दिया है। इसी सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि उनकी व्यक्तित्व को हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने असम के लिए जो योगदान दिया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और अभी हम लोग प्रश्न विकल्प की चयन के आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष के आम चुनाव के बाद लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले का नाम चारों ओर फैल गया? यहाँ पे दिया गया है, सही उत्तर आपको मालूम है 1933। लोकप्रिय बर्दले किस खेल के अच्छे खिलाड़ी थे? पाठ में मैंने आपको समझाया भी था कि लोकप्रिय बर्दले क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी थे। लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले ने विधान परिषद में किसके लिए विशेष स्थान सुरक्षित करवाया? किनके लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दले ने विधान परिषद में असम राज्य के आदिवासियों के लिए एक विशेष स्थान उन्होंने सुरक्षित करवाया? आज़ादी मिलने के बाद असम को पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिला देने की साजिश किसने रची? आज़ादी मिलने के बाद असम को पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिला देने की साजिश मुस्लिम लीग के नेताओं ने की रची। आपको दूसरे प्रश्न में एक वाक्य में ही उत्तर देना है। अचल हिमालय कहाँ और किस प्रकार खड़ा है? अचल हिमालय कहाँ और किस प्रकार खड़ा है? अचल हिमालय भारत के उत्तर में बर्फ से ढका ऊंचे शिखरों में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? भारत के उत्तर में। किस प्रकार?
बर्फ से ढके ऊंचे शिखरों जैसे खड़ा है। हिमालय के बाएं पार्श्वों में क्या है? हिमालय के बाएं तरफ क्या है? भारत की पूर्वोत्तरी सीमा पर असम और उनकी मनोरम पहाड़ियाँ और सुंदर घाटियाँ हैं। प्रकृति की नयन विराम क्रीड़ा स्थल किसे कहा गया है? जिसको देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। किसको कहा गया है? असम को कहा गया है। चारों तरफ प्रकृति की सौंदर्य को देखकर कहा गया है। वर्तमान असम का निर्माता किसे कह सकते हैं? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले को हम असम का निर्माता, वर्तमान असम का निर्माता कह सकते हैं। गोपीनाथ बरदले किस प्रकार के संगीत बेहद प्रिय थे? गोपीनाथ बरदले को धार्मिक, बरगीत, भजन और रविंद्र के संगीत बेहद प्रिय थे। कविंद्र रविंद्र के संगीत बड़े प्रिय थे। गोपीनाथ बरदले को किस कार्य में सबसे ज्यादा रुचि थी? गोपीनाथ बरदले को रचनात्मक कार्य में सबसे ज्यादा रुचि थी। महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता में क्या देखते थे? महात्मा गांधी सांप्रदायिक एकता में राष्ट्र की स्वतंत्रता देखते थे। क्या देखते थे? राष्ट्र की स्वतंत्रता। धन्यवाद।